सॉरी कोई आ गया था, डिस्टर्ब हो गई थी थोड़ा सा, आई डोंट नो मैं कहाँ पर थी। आई थिंक मैं ये बोल रही थी कि मतलब सब जगह से ना, एक जगह से मुझे खाने के पीछे ताने मिलने शुरू हो गए थे, जबकि मेरी बॉडी जितना मेरा साथ देती थी मैं बना देती थी। हाँ, मेरी मदद, मेरी हेल्प, मेरी हाउस हेल्पर्स, मेरी असिस्टेंट्स मेरी बहनें, आप जो मर्जी कह लीजिए उन्हें, वो बहुत करती थी वो लोग मेरे लिए। तो हम लोग बना लेते थे जितना मेरे से हो पाता था, पर डे बाय डे मेरी प्रॉब्लम्स बढ़ रही थी, घट नहीं रही थी, और मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था एक पॉइंट पर आकर के। और मैं ये बात समझा नहीं पा रही हूँ किसी को भी। मैंने शाम के लिए भी खाना बनाने वाली लगाई, ताकि शाम को मेरे से खाना नहीं बनता है तो शायद वो आएगी तो रोटी बना करके जाएगी, एटलीस्ट सबको खाना मिलेगा, क्योंकि लॉकडाउन में भी मेरी हेल्पर आ रही थी, क्योंकि वो पास में ही रहती थी। तो मेरी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं खाना बना सकूं, तो वो शायद बेचारी मुझे देख करके आ जाती थी। तो वो शाम को मैंने उसको खाने के लिए लगाया, पर फिर मेरे घर में ऑब्जेक्शन शुरू हुआ कि शाम को खाना बनाने वाली लगानी कोई जरूरी नहीं है, खड़े हो खुद बनाओ खाना, चाहे खुद में हिम्मत हो या ना हो, पर तुम खुद बनाओ खाना। मैंने गलती करी उस वक्त, फिर दोबारा से मैंने गलती करी, जो गलती मैं 25 साल से दोहराती आ रही हूँ, वो गलती मैंने उस दिन भी करी। मैंने कहा ठीक है, मैं खाना बना लूंगी, खाना मैं धीरे धीरे बना लूंगी, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करके देखती हूँ। मुझे अलग अलग रीजन दिए गए, तुम्हारी ठंड खत्म हो जाएगी, तवे के आगे खड़ी होगी तो, गैस के आगे खड़ी होगी तो तुम्हारे को आराम मिलेगा, तुम खुद बनाओ रोटी। हाँ, मैं मानती हूँ रोटी ज्यादा नहीं है मेरे घर में, ऐसा नहीं है कि कोई मैं बहुत बड़े परिवार की रोटी बना रही हूँ, मुश्किल से 10 या 12 रोटी बनती है। पर मैं आपको एक छोटी सी सिचुएशन बताती हूँ आपको। मैं शाम के समय में मैंने 7 बजे के करीब, गर्मियों के दिन थे, मैंने उस दिन काम वाली को मना कर दिया, अपनी हेल्प को मना कर दिया। मैं कहा मंजू तुम मत आना, और ना मैं बना लूंगी खुद से ही। तो मेरी हेल्पर बोली ठीक है भाभी आपसे नहीं बन पाएगी। मैं कहा नहीं, मैं बना लूंगी, मैं कोशिश करती हूँ आज। तो वो बोली ठीक है, वो नहीं आई। आप यकीन मानिए फ्रेंड्स, मैंने 7 बजे खाना बनाना शुरू करा। उस दिन मुझे सिर्फ और सिर्फ 10 रोटी बनानी थी। आप सोच सकते हैं 10 रोटी में कितना टाइम लगेगा किसी एक नॉर्मल, अगर मैं आज खड़ी होकर 10 रोटी बनाऊं तो शायद मैं 5 मिनट में 10 रोटी बना करके भी रख दूंगी। और उस वक्त 7 बजे से 8:30 बजे तक भी मेरे से 10 रोटी नहीं बन पाई थी। आप सोच करके देखिए एक बार वो सिचुएशन क्या थी मेरे साथ। मेरे को इतनी भी सांस नहीं आ रही थी कि मैं 7 बजे से 8:30, फिर भी मैं सरवाइव कर रही थी, उस पॉइंट पर भी मैं सरवाइव कर रही थी। मतलब ऐसा नहीं था कि मैंने हाय मचा रखी थी। मैं जाती, एक रोटी बेलती, वापस से एसी में आकर के बैठ जाती, सेकती, फिर वापस आती, फिर एसी में जाकर के बैठ जाती। मतलब इतनी बुरी कंडीशन थी मेरी। और फिर उसके बाद हाई टाइम आया, वो पॉइंट आया जब बिल्कुल सब कुछ खत्म हो गया। रात को मैं सारी रात जगती थी, मैं और मेरे हस्बैंड जग जाते थे। मैं कभी उन्हें उठाती थी, कभी नहीं उठाती थी, पर अधिकतर उठा देती थी क्योंकि कंडीशन बहुत खराब होती थी। तो हम लोग उस रात भी जग रहे थे। इन्होंने मेरे हस्बैंड ने मुझे थोड़ा सा स्टीम वगैरह दिया, नेबुलाइजर वगैरह लगाया, पर मेरे को नहीं लग पा रहा था वो नेबुलाइजर। तो बोले निशु ठीक है, कल सुबह चल करके हम लोग एक बारी डॉक्टर को दिखा लेते हैं। तो अब हाई पॉइंट था, मुझे लगा हाँ शायद दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे कहीं से भी ऑक्सीजन नहीं आ रहा था, मुझे कहीं से भी सांस नहीं आ रहा था, मेरे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक था सब कुछ। तो मैंने कहा ठीक है एक बार देख लेता हूँ। मेरे को हिट हुआ और मेरे घर वालों को भी हिट हुआ थोड़ा सा कि शायद मुझे कोरोना हो गया है, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं बहुत सटल थी अपने केस में, तो देखा जाएगा जो होगा। पर मैंने अपनी जिंदगी से उम्मीद छोड़ दी थी, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। रात तक मैं चल फिर पा रही थी, थोड़ा थोड़ा मैं चल रही थी। सुबह होते होते मेरी कंडीशन और खराब हो गई। फिर मेरे हस्बैंड ने बात करी नीचे जाकर के मेरी मदर इन लॉ से। मेरी मदर इन लॉ बोली इसको BLK में दिखा रहा था, हमारे यहाँ वही पड़ता है, पर वो अच्छा है, बहुत अच्छा। सॉरी, मैं हॉस्पिटल का नेम ले रही हूँ वैसे। तो हम लोग बहुत अच्छे हॉस्पिटल में, हम लोग फटाफट से जाने की तैयारी इन्होंने करी, पर तब तक मेरी कंडीशन और खराब हो गई थी। मतलब जो मैं रात को चल पा रही थी, मेरी बॉडी के अंदर इतना ऑक्सीजन नहीं था कि मैं चल भी पाऊँ। मेरे बच्चों ने मुझे, मेरे छोटे बेटे ने, वो ऊपर था उस वक्त, मेरे छोटे बेटे ने मुझे जैसे तैसे करके कपड़े पहनाए। मतलब मैं अपना इतना सेंस खो रही थी धीरे धीरे कि मेरे से कपड़े भी नहीं पहने जा रहे थे। उसके हाथ में जो आया उसने मुझे वो ला करके दिया। मैंने बहुत मुश्किल से, उसने मुझे पहनाए कपड़े। आपने सोचो एक बच्चा मुझे कपड़े पहना रहा है, कितना हार्ड वर्क है ये। उसने मुझे कपड़े पहनाए, नीचे मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे। फिर मेरे बड़ा बेटा ऊपर आया, उसने मुझे धीरे धीरे उसने बोला कि मम्मी आप नीचे उतरना शुरू करो धीरे धीरे, पापा अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो मैंने सोचा ठीक है, क्योंकि सारी रात की जगह में थोड़ा सा खा लेने देते। मतलब मेरी सोच तो खैर उस वक्त कहीं पे भी काम नहीं कर रही थी। तो मैं धीरे धीरे नीचे उतरने लगी, तो मेरे से नीचे भी नहीं उतरा जा रहा था। फ्लोर भी नीचे उतरना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था, बहुत मुश्किल था वो फ्लोर नीचे उतरना मेरे लिए। मतलब मेरी कंडीशन बहुत खराब थी।
बहुत खराब थी। मैं शायद आपको वर्ड्स में मैं आपको समझा भी नहीं पा रही हूँ ये चीज। मैं बहुत मुश्किल से बैठ बैठ करके, पता नहीं कैसे मैं नीचे गई, मैं नीचे जा करके बैठी, और सीरियसली मैं, मेरे हस्बैंड नाश्ता कर रहे थे और मैं उनकी तरफ ऐसे देख रही थी कि प्लीज थोड़ा सा जल्दी कर सकते हैं, प्लीज थोड़ा सा जल्दी कर सकते हैं, नहीं अभी ना इसको ना खाने दो, और ना क्योंकि पता नहीं सारा दिन तुम्हारे साथ कितना टाइम लगेगा इसे। सीरियसली, सीरियसली आप खुद बताओ मुझे उसको क्या करना चाहिए था। पर फिर भी मैं नॉर्मल होने की कोशिश करने लगी। मेरी कंडीशन बहुत खराब थी। हम लोग फिर धीरे धीरे थोड़ा सा, मैंने मैंने मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था, मैंने इनको जल्दी से कहा, मैं कहा प्लीज थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा आपको। तो ये खड़े हुए, फिर उसके बाद हम लोग नीचे उतरने, नीचे मैं 3rd फ्लोर पर रहती हूँ, आप सोचो मेरे लिए नीचे उतरना कितना मुश्किल था। बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से पूरा आधा घंटा लगा मुझे नीचे उतरने में, आधा घंटा। मेरे बड़े बेटे ने और छोटे बेटे ने मुझे सपोर्ट कर करके नीचे उतारा, और नीचे उतरे। गाड़ी में बैठना उससे भी ज्यादा मुश्किल था, बहुत मुश्किल था गाड़ी में बैठना मेरे लिए, बहुत सफोकेशन था, सांस वैसे ही नहीं आ रहा था। तो फिर भी जैसे तैसे हम बैठ गए। मेरे हस्बैंड ने एसी चलाया, मैंने मना कर दिया एसी मत चलाओ, क्योंकि मुझे सांस नहीं आ रहा था कहीं से भी। उसके बाद मतलब हॉस्पिटल मेरे घर से बहुत दूर नहीं है, पर बहुत पास भी नहीं है, और बहुत रशी टाइम था। उस वक्त 9 साढ़े 9 बज रहे थे, आई थिंक 9 साढ़े 9 10 बजे का टाइम था। तो रश तो थोड़ा सा मिलेगा मिलेगा, उस वक्त 100% था। तो फिर हम लोग निकल गए, हम लोग निकले, थोड़ा सा रश था बीच में, पर हम लोग पहुंचे। तो पहुंचे बाद उन्होंने कहा इमरजेंसी में ले जाओ, क्योंकि वहाँ आजकल कोरोना की वजह से बहुत कुछ वो चल रहा था। तो प्रायोरिटी पहले यही था कि एडमिशन होने पर पहले कोरोना ही चेक होता है। तो उन्होंने हमें इमरजेंसी में ही जाना था, वैसे तो इमरजेंसी में भेजा। तो आप भी सोचो, गाड़ी से निकलने पर उन्होंने मेरे को व्हील चेयर दी, मेरे को मेरी कंडीशन देख करके भाग करके आए, व्हील चेयर लेकर मेरे से व्हील चेयर पर भी नहीं बैठा गया, मैं गिर गई नीचे। उन लोगों ने मुझे सपोर्ट करके व्हील चेयर पे बिठाया, अंदर भेजा। पर उसके बाद मुझे कुछ ध्यान नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता था कि मेरे फेस पर एक ऑक्सीजन लग रहा था, और डॉक्टर बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे मेरे हस्बैंड के ऊपर कि आप इन्हें ऐसे क्यों लेकर के आए, आपको एम्बुलेंस में लाना चाहिए था, बहुत खराब कंडीशन है। और मुझे सुनाई दिया, आई डोंट नो, मैंने पूछा नहीं आज तक किसी से भी, मुझे सिर्फ इतना सुनाई दिया, मेरा जो ऑक्सीजन लेवल था वो 42 और 43 था जिस तक मैं पहुंची। मुझे नहीं पता आप लोगों को पता है या नहीं पता है, पर आजकल तो सबको पता है कि 99 और 100 वो एक बहुत बढ़िया ऑक्सीजन लेवल होता है। फिर उसके बाद 95, 94, 93 ये सब भी ठीक माना जाता है। आफ्टर 88 एक अलार्म बज जाता है कि आपकी बॉडी ने आपको ऑक्सीजन देना धीरे धीरे कम कर दिया। तो ये एक इमरजेंसी पॉइंट है। आप सोचो मेरी बॉडी का जो ऑक्सीजन था वो 43 था, इमेजिन। मतलब कंडीशन मेरी बहुत खराब थी। मैंने सब चीज़ों को रिएक्ट करना बंद कर दिया था। मेरे दिमाग ने एक बात सोच ली थी कि मैं यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहती हूँ, मुझे और नहीं जीना है, प्लीज़ मुझे माफ़ करो, मुझे और ज़िंदगी नहीं चाहिए। वो एक पॉइंट ऐसा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सॉरी। पर मेरे को बहुत अच्छा लगने लगा, मेरी बॉडी में ऑक्सीजन जा रहा था, तो मुझे नींद आने लगी। थोड़ा थोड़ा मुझे रिलैक्स हुआ, पर वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए एफिशिएंट नहीं था। तो आई डोंट नो फिर क्या रहा, क्या हुआ, क्या नहीं था, मुझे कुछ नहीं पता किसी चीज़ के बारे में। बस मुझे इतना पता है कि रात को मेरा कोरोना टेस्ट हुआ, मुझे ऊपर ले जाया गया आईसीयू में। मेरा कोरोना टेस्ट हुआ तो मेरा कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया, जिससे कि डॉक्टर्स भी बहुत उसमें चले गए थे। एक पूरी टीम बिठाई गई मेरे लिए स्पेशली कि हमें क्या देना चाहिए, कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि मेरे को मल्टीपल इश्यूज थे। और मैंने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया था उनकी दवाइयों को, उनकी चीज़ों को। मैंने किसी भी तरह से, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था वो मुझे क्या दे रहे हैं, मुझे सिर्फ सुनाई दे रहा था थोड़ा थोड़ा। मुझे नर्स आकर के बोल करके जाती है, सिस्टर, कि आपको सोना नहीं है, आप थोड़ी सी देर जगे रहो, आंखें खोल करके रखो अपनी। पर मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी, बहुत अच्छी फील हो रहा था, क्योंकि मुझे सोए हुए शायद 8-9 महीने हो गए थे ढंग से। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था अंदर से उस वक्त। अगर मतलब मैं भगवान से यही चाहती थी कि मैं समझ गई थी कि मैंने कोई अच्छे कर्म नहीं करे हुए, और मेरा बचना कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ नहीं है यहाँ ऐसा जो मुझे
अफेक्ट कर सके, जो मुझे इतना इंटरेस्ट मेरे में ला सके कि नहीं नहीं मुझे तो मेरी जिंदगी जीनी है, या मुझे मुंह में दोबारा से बंधना है किसी के। वहां कुछ नहीं था ऐसा, मुझे कुछ नहीं चाहिए था एक पॉइंट पर आकर के। तो बस ये सब चलता रहा, धीरे धीरे ये सारी चीजें हुई। मैं MICU में रही, मेरा बहुत दिनों तक इलाज चला। बीच में मुझे पता है, जो मेरी नॉलेज कहती है, मुझे बाकी ज्यादा कुछ नहीं पता, मैंने दवाइयों को रिस्पॉन्ड नहीं करा था। तो डॉक्टर ने आकर के मुझसे पूछा था, जैसे एक डॉक्टर्स लोग बात करते हैं आपस में, उन्होंने मुझसे पूछा था कि कहाँ प्रॉब्लम है, आपने क्या खाया, आपने क्या पिया ऐसा, आपने कौन सा ऐसा नशा करा, आपने कौन सा ऐसा ड्रग लिया जिसकी वजह से आपके लीवर की कंडीशन इतनी खराब हो गई है। मैं क्या बताऊं यार उन्हें, पर फिर भी मैंने उन्हें बताया जो सच था। मैं कहा मैं बहुत सारी बर्फ खाती थी, दिन में से बहुत सारी बर्फ खा जाती थी। क्या होता था उन्होंने पूछा, मैं कहा मुझे बहुत रिलैक्स मिलता था। बस वो शायद पॉइंट उनकी समझ में आया, उन्होंने मेरी बात को सीरियसली लिया। थैंक गॉड उन्होंने मेरी बात को सीरियसली लिया। फिर उन्होंने मेरे बेटे से बात करी, हस्बैंड से बात करी कि ये रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही है चीज़ों को, और ना हमें वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा। मेरा ऑक्सीजन लेवल बहुत कम जा रहा था, फिर मुझे वेंटिलेटर पे डाला गया थोड़े दिन के लिए। बहुत बड़ी मशीन से मेरे को सांस अंदर दी जाती थी, जो कि बहुत प्रॉब्लमेटिक था। मुझे ऐसा लग रहा था शायद ये मैंने बहुत बुरे कर्म करे हैं जो मैं ये नरक भुगत रही हूँ, पर शायद वो मेरे अच्छे कर्म थे जो भगवान मुझे बचाना चाह रहा था दोबारा से। कुछ भी था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर मेरी कोई इच्छा नहीं थी मेरी कोई जीने की। ऐसा नहीं था कि मुझे जीना है, मुझे सच में नहीं जीना था। मुझे सच में मेरी कोई 1% इच्छा नहीं थी कि मैं जीऊँ ऐसे। पर फिर वहाँ पर मेरे को जो डॉक्टर देखने आते थे, वहाँ सुबह शाम विजिट लगती थी, डॉक्टर्स ने मुझे समझाया थोड़ा सा कि क्यों ना आप साइकेट्रिस्ट एक हायर करो अपने लिए, और आप उनकी बात सुनो, उनकी बात समझो, वो क्या कहना चाह रहे हैं, आपने क्यों करा ऐसा अपने साथ, आपके शरीर का बहुत बुरा हाल है, मल्टीपल इश्यूज है। मेरे शरीर में खून की बहुत कमी थी, मेरा ब्लड लेवल बहुत कम था, मुझे खून चढ़ाया गया, मेरे को बहुत क्रिटिकल निमोनिया हो गया था, मेरे लीवर बहुत प्रॉब्लम में थे, मेरा खून बहुत गाढ़ा हो गया था, मुझे शुगर बहुत बढ़ गया था, मेरे पैरों में बहुत सूजन था। मतलब मैं जो ना बताऊं वो चीज कम है। मुझे सोए हुए एक अरसा हो गया था मुझे सोए हुए। मैं धीरे धीरे पागल हो रही थी सारी बातों को, और मैं वहां लेट करके भी मैं यही सारी बातें सोचती रहती थी कि मैं कहाँ फंस गई हूँ आकर के, क्या मैं मर नहीं सकती थी इससे बेटर। पर कंडीशन बहुत खराब थी, आई डोंट नो। पर फिर मैंने सोचा, मैंने बच्चों ने मुझसे, मेरे बड़े बेटे ने भी मुझसे कहा कि मम्मी हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। मैं मानती हूँ उन बच्चों की भी गलती नहीं थी, वो जो जैसा देख रहे थे वो वैसा बोल रहे थे, पर मुझे अपने बच्चों का ही ज्यादा दुख था कि उन लोगों ने एक पॉइंट पर आकर बोलना शुरू कर दिया था कि आप कुछ नहीं करती हो, सब काम वालियाँ करती है, आप सारा दिन बैठी रहती हो, कुछ बना के भी नहीं देती हो, कुछ खिलाती भी नहीं हो। उनकी प्रॉब्लम ही यही थी कि मैं उनको कुछ बना के नहीं देती हूँ। मतलब सारी चीजें खाने से रिलेट थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या मैं जरूरी हूँ या खाना जरूरी है। पर फिर भी माँ होती है, मुझे अपने छोटे बेटे की बहुत फिक्र रहती है। मुझे लगता है कि शायद वो भी स्टैंड नहीं है अपने पैरों पर, तो मुझे ही देखना है उसको। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक कोशिश और करते हैं। डॉक्टर्स ने मेरा बहुत सपोर्ट करा, वो लोग मुझे बहुत समझाते थे आकर के, और मेरे हस्बैंड ने भी मेरे साथ पॉजिटिव रिएक्शन दिया। वो मतलब उन्होंने मुझे एश्योर किया कि सब कुछ ठीक रहेगा आज के बाद से, पर वो उनका एश्योरेंस ज्यादा काम नहीं आता। मैं अपने घर आई, मेरी वापस से वही कंडीशन होनी शुरू हो गई धीरे धीरे, जबकि मैं अभी रिकवरी पर थी। मैं अपने हॉस्पिटल में मैं 21 दिन तक रही हूँ, और उसके बाद जब मैं घर आई हूँ तो घर पर भी मेरे को 6 महीने मेरी रिकवरी में लगते, कम से कम 10 दिन के अंदर अंदर मेरा बहुत बुरा हाल होना शुरू हो गया। वापस से मैं उसी एंजाइटी में जाने लगी, बहुत तकलीफें होने लगी दिमाग में मेरे। फिर वापस से मैंने डिसाइड करा कि मैं अपने फ्लोर पर आऊंगी जहां मैं रहती थी। मैं वहां आई, तो वहां से मेरी धीरे धीरे रिकवरी शुरू हुई। पर उस वक्त तक मेरी आंखें पूरी तरह से खुल चुकी थी। मुझे समझ में आ गया था कि अब अगर ये पॉइंट पर मैं खड़ी नहीं हुई तो ये जिंदगी जो है ना, जो ये लाइफ मुझे दोबारा मिली है, ये वेस्ट है, बिल्कुल वेस्ट है। पर अभी भी समझ में आने में आप ये सोचो, मुझे 1 साल लग गया इन चीजों को समझ में आने में, क्योंकि मैं ना फिर भी लेट गो कर देती थी। अरे यार छोड़ो ना, कोई बात नहीं, अरे यार छोड़ो ना, कोई बात नहीं। अरे मैं इतना कॉम्प्लेक्स था मेरे अंदर मुझको लेकर के, और जिसकी हद नहीं। और मुझे दूसरों ने भी ये कॉम्प्लेक्स बहुत अच्छे से जताया, मोटी है, बदसूरत है, दांत नहीं है, ऐसे है वैसे है।
पर मेरा ना, मैं एक बहुत छोटी सी बात बोलती हूँ, अगर मेरा शरीर बड़ा है ना, मेरा दिल भी बहुत बड़ा है। मैं अभी तक उन सारी चीजों को इग्नोर करती चली आ रही थी, अपना दिल बड़ा करके। पर अब भाई ऐसा है, ये चीजें ना मेरे सर के ऊपर से निकलनी शुरू हो गई थी। धीरे धीरे मेरे हस्बैंड भी उसी रास्ते पे दोबारा चलना शुरू कर दिया था। पर अब की बार मेरे पास 2 ही रास्ते थे, या तो वो समझ जाए या मैं समझ जाऊं, बस। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था हमारे बीच में कि हम इन चीजों को इग्नोर करके आगे बढ़ सके, या मैं अपना दिमाग ना लगाऊं किसी चीज में। मेरा उससे वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। मेरी तबीयत और भी ज्यादा, मतलब मैं इतना इम्यून मेरा वीक हो गया। आप खुद सोचिए मैं कहां से कहां आ गई थी। मेरे को घर पर भी 6 महीने तक, 6 से 8 महीने तक मुझे वो सारी मशीनें लगी रही मेरे घर पर भी। सब चीजें मेरे फेस पर रहती थी, मुझे इतनी प्रॉब्लम देती थी, मैं चल नहीं सकती थी एक कदम भी, मेरा सांस फूल जाता था, पर दिमाग मेरा पूरा चलता था। अब भी सबको खाने से ही दिक्कत रहती थी, अब भी सबको हर तरह से दिक्कत रहती थी। काम वाली काम करी, उससे भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता था उन लोगों को, और जबकि वो बेचारी बहुत अच्छा काम करती थी। पर पता नहीं कहाँ प्रॉब्लम थी, पर शायद मैंने बहुत सही सोचा। थैंक गॉड मेरी लाइफ में मेरी बहनें थी जिन्होंने मुझे सपोर्ट करा। उन्होंने मुझे कभी भी गलत के लिए सपोर्ट नहीं करा है। और उन्होंने क्यों करा, मुझे मेरे डॉक्टर ने बहुत सपोर्ट करा, बहुत सपोर्ट करा। मेरे डॉक्टर ने इनसे बात करी, मतलब मेरे हस्बैंड से बात करी इस बारे में। तो मैं मानती हूँ अगर एक पॉइंट पर किसी को लगे शायद तुम्हारी बहनें गलत है, पर डॉक्टर तो गलत नहीं हो सकता, वो इतना बड़ा पागल नहीं है। मैंने डॉक्टर चेंज करा, उस चेंज करे हुए डॉक्टर ने भी यही समझाया मुझे कि किस लिए इतना वो करना। मतलब अगर मैं अभी भी खड़ी नहीं हुई अपने पॉइंट्स के लिए, अपने अपने पैरों पर, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। सॉरी, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो मैं आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज अपने पॉइंट्स के लिए, अपने हक के लिए स्पेशली खड़े हो जाओ। मत सहो यार, मत सहो। हर कोई भगवान नहीं बन करके आता है। मैंने भी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करी हैं, और मैं आज तक उन गलतियों के गिल्ट में हूँ। ऐसा नहीं है मैंने गलती नहीं करी है कोई, मैं भगवान का रूप लेकर के नीचे आई थी, सब कुछ मैं अबला नारी नहीं थी कि मैं दबती चली गई हूँ, पर मैंने गलतियां करी, मैं उसके कारण से भी बहुत दबती चली गई। और एक सबसे बड़ा इशू ये रहा, सबसे बड़ा प्रेशर ये रहा मेरे ऊपर कि मेरी माँ नहीं थी। तो वो भी मेरे को बहुत, एक मेरे पूरे जीवन में मेरे को उस चीज की कमी बहुत खलती गई। पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि चीजें कहाँ सही है कहाँ गलत है। कुछ जो मेरे जो आसपास लोग थे, उन्होंने भी मुझे गलत साबित करने में कहीं से कोई कसर नहीं रखी। ऐसा नहीं है कि मैं जानती नहीं हूँ सब कुछ, पर रिश्ते बचाने के लिए मुझे बहुत चुप रहना पड़ता है, मुझे बहुत चुप रहना पड़ता है रिश्ते बचाने के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं जानती हूँ कि किसी के मन में मेरे लिए क्या डाला गया है, क्या कहा गया है, पर मुझे ना अब इन सारी चीजों से ओवरकम होना था। मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने जीवन में ये सारी चीजें सोचूं, इन चीजों को लाऊं और अपने ऊपर असर होने दूं। मतलब मेरी लाइफ का ये एंडिंग पॉइंट है। मेरा वजन बहुत बढ़ गया था, बहुत बढ़ गया है, और बीपी है, शुगर है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। मैं दवाइयां खा रही हूँ उन चीजों की, और उसके बाद भी अगर मैं इन चीजों को सोचती रहूंगी तो शायद नहीं हो पाएगा। मुझे अब गुड नहीं बनना है, मैं अब अच्छी नहीं हूँ। सॉरी टू से दैट, मैं अब अच्छी नहीं हूँ। अब क्योंकि मैं अच्छी इसलिए नहीं हूँ क्योंकि अगर मैं अपने साथ अच्छी नहीं हो पाई ना अब भी, तो शायद मरने के बाद मेरी आत्मा ना मुझे वो करती रहेगी कि मैंने अपने लिए कुछ नहीं करा इस जीवन में। तो बेटर है कि मैं खड़ी हो जाऊं और अभी के 20 पॉइंट को लेकर के, और अपने लिए मैं बहुत सोचती हूँ। थैंक गॉड। आप लोग भी सोचिए, प्लीज अपनी लाइफ खराब मत करो। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रही हूँ इस बात के लिए। मेरी अपनी कंडीशन मेरे तक मत लेकर के आओ, प्लीज मत लेकर के आओ। प्लीज खड़े हो जाओ अपने लिए। अच्छा बुरा आप लोग सोच सकते हो, दिमाग आप लोगों का घुटनों में नहीं है भाई, दिमाग में ही है। मेरा परिवार में मेरे सर दर्द होने पर मेरे घुटने ही दबाता है, आज तक भी सर नहीं दबाता, समझे? तो खड़े हो जाओ, हंसो, खुश रहो। देखो ये ज्ञान मैं बांट तो रही हूँ, पर इस ज्ञान को बांटने के लिए भी मुझे बहुत सारे लोग लगते हैं। थैंक गॉड कुछ लोगों में बदलाव आ रहा है, जो कि आई थिंक पॉजिटिव होना चाहिए। और अगर नहीं आ रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, फिर मुझे अपने लिए एक्शन लेना ही पड़ेगा हर हालत से। मैं इन चीजों में, इस दलदल में दब करके नहीं रह सकती हूँ। मैं नहीं रह पाऊंगी अब इस दलदल में दब करके। मुझे किसी और के बारे में नहीं पता कि कौन क्या सहता है। मुझे पता है मेरे से भी बहुत बहुत दुखी लोग हैं, बहुत। पर यार मैं इस वक्त बहुत दुखी हूँ। मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि मैं अपने लिए स्टैंड कैसे लेना चाहिए। पर अगर मैं अब खड़ी हो गई हूँ तो अब मैं नहीं रुकूंगी। तो क्यों ना आप लोग भी मेरा साथ दो और अपना साथ दो।
प्लीज अपने लिए खड़े हो जाओ, प्लीज हार्टली रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से। ये वीडियो मैंने सिर्फ इसीलिए बनाई है कि मेरा जो बर्डन है ना वो कम हो जाएगा और आप लोगों तक पहुंचेगा, मेरा बर्डन नहीं पहुंचेगा। एक पॉजिटिविटी देने की कोशिश कर रही हूँ मैं आप लोगों को। प्लीज खड़े हो जाइए, अपने लिए लड़ो यार। कोई आपके लिए लड़ने नहीं आएगा, कोई माँ बाप नहीं होता है, कोई पति, कोई बच्चे, कोई काम नहीं आता एक पॉइंट पर आकर के। मेहरबानी करो अपने ऊपर प्लीज। आप कैसे दिखते हो, आप क्या खा रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, सब आपको ही देखना है। सामने वाला सिर्फ आपके ऊपर पैर रख करके खड़ा हो सकता है और बाकी कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता वो आपके लिए। भाई अगर आप लोगों के जीवन में मेरे बोलने से क्रांति आती है तो मेहरबानी करो बहनों, खड़े हो जाओ और कुछ करो अपने लिए। और मैं भी करती हूँ एक प्रॉमिस दोबारा से नए साल पर। कोशिश करेंगे थोड़ी सी हेल्थ सुधारने की, कोशिश करेंगे जो मैंने आप लोगों से कहा है वो मैं अपने जीवन में भी उतार सकूं और किसी की बातों को अपने ऊपर इफेक्ट ना होने दूं। खुश रहूं, ज्यादा से ज्यादा खुश रहूं और खुशियां दूं दूसरों को भी। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ मैं आप लोगों से दोबारा से एक अच्छी सी वीडियो में मिलती हूँ। तो चलिए प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे से जल्दी मिलने का, जल्दी खड़े होने का, अपने आप को ठीक रखने का। अपने आप के लिए ठीक होना बहुत जरूरी है। अगर आप ठीक हो तो आपके पीछे सब कुछ ठीक रहेगा। ठीक है, मैंने ज्ञान बहुत दे लिया, तो चलिए मैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम मिलती हूँ। और जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर लिया है। मेरे चैनल का नाम अब है शीतल्स वर्ल्ड। बहुत लोगों को तकलीफ होती थी इससे कि बहुत बड़ा नेम था और वैसे मुझे भी ठीक नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा प्यारा सा नाम रखा जाए। तो आप सब लोगों का स्वागत है मेरे एक छोटी सी दुनिया में जिसमें बहुत सारा प्यार है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, बहुत सारी पॉजिटिविटी है, बहुत सारी खुशी है। तो मैं आप लोगों को वो सब देने का प्रॉमिस करती हूँ और आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा होता है तो एक लाइक का बटन जरूर दबाना और नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। समझ गए? आप लोगों के कमेंट ना मेरे लिए बहुत जरूरी होते हैं। देखो भाई ऐसा है, मेरे को इन वीडियो से पैसा नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी। कभी आप लोग सोचो कि कोई पैसा नहीं मिल रहा है मुझे, और ना मैं पैसा कमाने के लिए कर रही हूँ। समझ गए? भगवान के जैसा सब कुछ बहुत अच्छा है। कुछ अच्छा नहीं है तो वो दिमाग की शांति जरूरी नहीं है। मेरे फ्रेंड्स नहीं है कोई भी, कोई बहुत अच्छे मेरे बहुत कम फ्रेंड्स है, एक या दो ही फ्रेंड्स है मेरे कोई। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ये माध्यम बनाते हैं, इसको मीडियम बनाते हैं और फ्रेंड्स बनते हैं, आपस में एक दूसरे की तकलीफ को कहते हैं, सुनते हैं और आगे बढ़ जाएंगे एक दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व करके। और इसी नाम से ही मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, शीतल्स वर्ल्ड के नाम से। तो प्लीज आप मुझे वहाँ फॉलो कीजिए। मैं बहुत उल्टी सीधी रीलें बनाती हूँ, बहुत मजे मजे की, जिसको देख करके मेरे बच्चे भी बहुत हंसते हैं और मैं खुद भी बहुत हंसती हूँ। तो आप लोगों को मुझे फॉलो करना मत भूलिए। और चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ, एक अच्छी उम्मीद के साथ। तब तक बाय।